दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न। इस मूवी में काफी सारा खराबा और जबरदस्त वॉयलेंस है। इस मूवी के 6 सीक्वल भी हैं जिन्हें मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है। लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखना। लेकिन आज की मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, तो आप बिना किसी हिचक के पहले इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे खौफनाक जंगल की है जहां जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। और जब आपको पता चलेगा कि इन लोगों को गायब करने वाला कौन है और उनके साथ असल में क्या होता है, तो यकीन मानिए आपकी रूह तक कांप जाएगी। और कहानी तब और डरावनी हो जाती है जब इस जंगल में आते हैं कुछ दोस्त। अब सवाल ये है, क्या ये दोस्त इस जंगल से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या फिर ये भी उसी खौफनाक चीज का शिकार बन जाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, कहानी की शुरुआत स्कॉट नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी लापता बेटी को ढूंढने के लिए एक छोटे से टाउन में आता है। दरअसल पिछले हफ्ते इसी टाउन से उसकी बेटी ने आखिरी बार उसे मैसेज किया था और उसके बाद से वो अचानक गायब हो गई। इसी उम्मीद में स्कॉट यहाँ की पुलिस से मदद मांगता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों को जरा भी गंभीरता से नहीं लेती। पुलिस वाला उसे समझाते हुए कहता है, यहाँ बच्चे अक्सर ऐसे ही आते हैं, अपनी मर्जी से घूमते हैं, मजे करते हैं और कुछ समय के लिए घर वालों को भूल जाते हैं। आपकी बेटी भी अपने दोस्तों के साथ कई मजे कर रही होगी। लेकिन स्कॉट तुरंत जवाब देता है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। इसके बाद स्कॉट एक होटल में रुकता है और वहां लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करने लगता है। तलाश करते करते स्कॉट आखिरकार एक बार में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात नेट नाम के एक आदमी से होती है। बातों के दौरान स्कॉट उसे बताता है कि उसकी बेटी जेनिफर अपने 5 दोस्तों के साथ इस शहर में आई थी। ये सुनकर नेट थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि उसने कुछ दिन पहले एक लड़की और उसके दोस्तों को देखा था। काफी शरारती और बेफिक्र से बच्चे थे वो, लेकिन अब उसे नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए। इसके बाद नेट स्कॉट को चेतावनी देता है, अगर वो लोग जंगल की तरफ गए होंगे तो उनका वापस आना बेहद मुश्किल है। लेकिन स्कॉट कुछ समझ नहीं पाता, जिस पर नेट धीमी आवाज में कहता है, उस जंगल में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो लोगों को गायब कर देता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। ये सुनकर स्कॉट के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। इसके बाद कहानी 6 हफ्ते पीछे चली जाती है, यानी पास्ट। अब हमें जेनिफर और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो हाइकिंग के लिए वर्जीनिया के घने जंगलों की ओर निकल रहे होते हैं। सफर के दौरान अचानक उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है, जिससे उन्हें बीच रास्ते रुकना पड़ता है। टायर बदलने के बाद वे फिर से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में एक छोटे से टाउन में पहुंच जाते हैं। सब आपस में तय करते हैं कि आज की रात वे यहीं रुकेंगे और सुबह होते ही जंगल की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता, यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। फिर ये लोग होटल पहुंचकर एक कमरा लेते हैं। तभी वहां काम करने वाली एक औरत उन्हें चेतावनी देती है, जंगल में घूमते वक्त सावधान रहना और रास्ता बिल्कुल मत भटकना, क्योंकि अगर रास्ता भटक गए तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर होता है, जैसे वो कुछ जानती हो जो बाकी लोग नहीं जानते। उसकी बात सुनकर जेनिफर को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो इसे बस एक आम चेतावनी समझकर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद सभी दोस्त एक बार में जाते हैं और खूब मस्ती करने लगते हैं। हंसी मजाक, शोर शराबा, पूरा माहौल काफी चिल होता है। वहीं पर नेट भी मौजूद होता है। वो उनकी उम्र और हरकतें देखकर उन्हें नासमझ समझता है और समझाते हुए कहता है कि जंगल बहुत खतरनाक है, उन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। फिर वो कहता है, अगर तुम्हें गाइड की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं और मेरे दोस्त हमेशा तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हैं। लेकिन एडम उसकी बात सुनकर हंस देता है, जैसे उसे ये सब मजाक लग रहा हो। इसी बात को लेकर नेट और उन दोस्तों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बार से बाहर आने के बाद वे देखते हैं कि उनकी कार के पास एक अजीब सा आदमी खड़ा है। एडम उसे सवाल करता है, लेकिन वो आदमी चुपचाप बस उन्हें घूरता रहता है, कोई जवाब नहीं देता। गुस्से में आकर एडम उस पर बोतल फेंक देता है और तभी अगले ही पल वो आदमी अचानक वहां से गायब हो जाता है, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। ये देखकर सभी थोड़ा घबरा जाते हैं और बिना देर किए वापस होटल लौट जाते हैं। उसी रात जेनिफर अपने पिता स्कॉट को कॉल करके उनसे बात करती है, लेकिन यही कॉल, यही मैसेज स्कॉट को उसकी तरफ से आखिरी बार मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर और उसका बॉयफ्रेंड डैरियस कमरे में साथ वक्त बिता रहे होते हैं, लेकिन खिड़की के बाहर कोई है जो चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता। अगली सुबह जेनिफर जॉगिंग के लिए बाहर निकलती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो सड़क के बीचों बीच हाथ से बने ब्रेसलेट बेच रही होती है। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है, लेकिन जेनिफर को देखते ही
वो बच्ची अचानक डर कर भाग जाती है। वो एक ब्रेसलेट खरीदती है और उस बच्ची से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, बस चुपचाप उसे घूरती रहती है। इसके बाद सभी दोस्त जंगल में हाइकिंग के लिए निकलते हैं। एंट्री पॉइंट पर उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है अपलेचियन ट्रेल। शुरुआत में सब काफी एक्साइटेड होते हैं, हंसते खेलते आगे बढ़ते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। जंगल की प्राकृतिक खूबसूरती देखकर सभी दंग रह जाते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, गहरा सन्नाटा और घना जंगल। लेकिन तभी डारियस बताता है कि इस जंगल के अंदर कहीं एक पुराना किला भी है और उसे देखे बिना जाना सबसे बड़ी गलती होगी। जेनिफर तुरंत इसका विरोध करती है। वो कहती है कि उन्हें सही रास्ते से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, क्योंकि होटल की लेडी ने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी। लेकिन डारियस किसी तरह उसे मना लेता है और आखिरकार सब लोग रास्ता छोड़कर जंगल के अंदर और गहराई में बढ़ जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि यही फैसला उन्हें मुसीबत में डालने वाला है। काफी देर तक चलते रहने के बाद भी उन्हें कहीं कोई किला नजर नहीं आता। अचानक मीला का पैर फिसलता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेती है। अब सभी परेशान होने लगते हैं, आखिर किला अभी तक क्यों नहीं आया। धीरे धीरे सब थक जाते हैं और फैसला करते हैं कि अब वापस लौट जाना ही बेहतर होगा। लेकिन तभी अचानक ऊपर की ढलान से एक टूटा हुआ पेड़ उनकी तरफ लुढ़कने लगता है। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इसी भगदड़ में गैरी नामक का एक दोस्त नीचे गिर जाता है और उसके उठने से पहले ही वो भारी पेड़ सीधे उस पर गिरकर उसे कुचल देता है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। बाकी दोस्त बुरी तरह घायल हालत में एक दूसरे को संभालते हुए उसके पास पहुंचते हैं। उसकी हालत देखकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गैरी का सिर बुरी तरह कुचल चुका होता है। लुइस गुस्से में डारियस को कोसने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी वजह से ही मेरा दोस्त मारा गया है। अगर हम रास्ता ना बदलते तो ये सब नहीं होता। लेकिन बाकी दोस्त उन्हें शांत कराते हैं और फैसला करते हैं कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। इस हादसे में डारियस का हाथ भी बुरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए मिला, जो कि एक डॉक्टर है, उसके हाथ की तुरंत ड्रेसिंग कर देती है। इसके बाद ये लोग जंगल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी हर कोशिश नाकामयाब रहती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब रात हो जाती है। साथ ही वहां पर बारिश भी होने लगती है। लुइस घबराकर डारियस से कहता है, हम रास्ता भटक चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। जिस पर डारियस कहता है कि अगर हम उस पहाड़ी के पार पहुंच जाएं तो शायद बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल आज की रात हमें यहीं रुकना होगा। अब मजबूरी में वे वहीं टेंट लगाकर रात बिताने का फैसला करते हैं। सभी सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को जेनिफर की नींद खुलती है। उसे फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, मगर वो उसे पेड़ों की परछाई समझकर नजरअंदाज कर देती है। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो उन्हें मीला टेंट में नहीं मिलती। जब वे अपने बैग चेक करते हैं तो उनके मोबाइल भी गायब होते हैं। तभी एडम को एहसास होता है कि वे लोग रात भर जिस जगह सो रहे वो कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक पुराना कब्रिस्तान था। इसी दौरान डारियस को वो किला भी मिल जाता है, जिसे देखने के लिए वे लोग जंगल के अंदर आए थे। किले के बाहर लगे एक पुराने बोर्ड से उन्हें पता चलता है कि इसे एक कम्युनिटी ने बनाया था, जो कभी यहाँ रहती थी और शायद आज भी रहती हो। लिखा होता है कि साल 1859 में इस फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। उन लोगों का मानना था कि एक दिन अमेरिका खत्म हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ उनकी हुकूमत चलेगी। तभी जेनिफर सबको बताती है कि रात में उसने टेंट के पास किसी को देखा था, लेकिन उस वक्त उसे लगा कि वो सिर्फ एक परछाई है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस सो गई। एडम तुरंत समझ जाता है कि मामला गंभीर है। इसके बाद सभी मिला को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी जेनिफर की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ती है जिसे उसने टाउन में देखा था, लेकिन इन्हें देखते ही वो बच्ची तुरंत वहां से भागने लगती है। एडम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन अचानक उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो ट्रैप उसे जोर से घसीटते हुए एक गहरे गड्ढे की तरफ ले जाता है। कुछ ही सेकंड में एडम नीचे अंधेरे में गायब सा हो जाता है। सभी घबराकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, अंदर झांक कर देखते हैं, लेकिन उन्हें एडम कहीं भी दिखाई नहीं देता। आखिरकार मजबूर होकर वे मदद ढूंढने का फैसला करते हैं। चलते चलते उन्हें जंगल के अंदर एक पुराना सा कैंप नजर आता है। वहां चारों तरफ ढेर सारे बैग, मोबाइल, जूते और अलग अलग तरह का सामान बिखरा पड़ा होता है, जैसे कई लोग यहाँ आए हों लेकिन कभी वापस न लौटे हों। वे चुपचाप वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी नजर दूर खड़े दो अजीब से आदमियों पर पड़ती है। वो लोग एडम को बंदी बनाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। एडम को इस हालत में देखकर डारियस तुरंत उनके पास जाता है और उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन वे लोग किसी अजनबी भाषा में जवाब देते हैं जिसे कोई समझ नहीं पाता और यहीं से बहस शुरू हो जाती है। तभी बेहोश पड़ा एडम अचानक होश में आ जाता है
पास पड़ी एक लकड़ी को उठाकर वो उनमें से एक आदमी पर हमला कर देता है। वो पागलों की तरह उस पर लगातार वार करता रहता है, इतना कि उसका सिर फट जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। हाँफते हुए एडम कहता है, इन लोगों ने मिलकर मिला को मार डाला। अपने साथी को मरा हुआ देखकर दूसरा आदमी घबराकर जंगल में भाग जाता है और तभी मिला भी वहां पहुंच जाती है। जमीन पर पड़ी लाश देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। सभी घबराकर मिला से पूछते हैं कि वो कहाँ थी। मिला बताती है कि वो टॉयलेट के लिए दूर गई थी, लेकिन आते वक्त रास्ता भटक गई, मगर जब वापस लौटी तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। तुम सारे लोग गायब थे। उसकी बात सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर वे एडम पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उसने बेवजह उस जंगली इंसान को मार डाला। लेकिन एडम अपनी सफाई देते हुए कहता है, उन्होंने मुझे किसी शिकार की तरह पकड़ लिया था। क्या पता आगे जाकर मेरे साथ क्या करते। अच्छा है कि हम सब ये बात यहीं भूल जाएं और आगे बढ़ें। इसके बाद सभी थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक लुइस का पैर एक छुपे हुए ट्रैप पर पड़ जाता है और अगले ही पल एक नुकीला लकड़ी का लट्ठा तेजी से निकलकर सीधे डेरियस के सीने में आकर लग जाता है। मिला तुरंत उसके पास पहुंचती है और उसे फिर से फर्स्ट एड देने लगती है। किसी तरह उसे संभाल कर सब आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक जंगली आदमी पेड़ बनकर छुपा होता है, जो लुइस को पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। देखते ही देखते वहां एक एक करके कई जंगली लोग आ जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी भागदौड़ में मिला एक गड्ढे में गिर जाती है। उसे फंसा देखकर एडम तुरंत उसकी ओर आता है। वो नीचे गड्ढे में झांक कर देखता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। मिला के शरीर में बड़े बड़े नुकीले स्पाइक्स धंस चुके होते हैं। वो दर्द से तड़प रही होती है। ये भयानक मंजर देखकर एडम बुरी तरह घबरा जाता है। वो समझ जाता है कि मिला की जान बचाना अब नामुमकिन है, क्योंकि उसके गहरे जख्म उसे धीरे धीरे मौत के करीब ले जा रहे थे। इसलिए ना चाहते हुए भी एडम को वहां से भागना पड़ता है। उसके जाते ही वहां एक जंगली आदमी आता है, जो तीर चलाकर मिला का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इधर एडम अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भाग रहा होता है, लेकिन उसे क्या पता आगे एक जंगली आदमी पहले से ही ट्रैप लगाकर बैठा है। अचानक उसका पैर उसी ट्रैप में फंस जाता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, वो जंगली आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। उधर जेनिफर और डेरियस भी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार वो दोनों भी पकड़े जाते हैं। और इसी बीच सीन कट होता है स्कॉट की तरफ। वो अपने घर पर जेनिफर की सौतेली माँ और बच्चों के साथ दिखाई देता है। बेचैन होकर वो अपनी बेटी के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है, जेनिफर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरा ये वॉइस मेल सुन रही हो तो प्लीज जल्दी से मुझे कॉल करना। इसके बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरी काल कोठरी में बंधा हुआ पाती है। उसके हाथ रस्सियों से कसकर बंधे होते हैं। तभी अचानक कोठरी का दरवाजा छर्र की आवाज के साथ खुलता है। जेनिफर ऊपर देखती है और सामने वही लड़की खड़ी होती है जिससे उसने टाउन में ब्रेसलेट खरीदा था। जेनिफर उससे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वो लड़की बेहद रूखे और ठंडे अंदाज में बात करती है, जैसे उसे जेनिफर की तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद वो उसे एक बाल्टी में पानी, थोड़ी सी ब्रेड और एक सेब देती है। साथ ही ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी भी रख देती है। किसी तरह जेनिफर ऊपर चढ़ती है। उसके सभी दोस्तों को रस्सियों से बांधकर एक लाइन में खड़ा किया गया होता है। फिर जंगली लोग उनके चेहरों पर कपड़ा डाल देते हैं और उन्हें अपने गांव की तरफ ले जाने लगते हैं। गांव के लोग उन्हें ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई शिकार हो। हर तरफ अजीब सी खामोशी और डरावनी निगाहें। फिर वही औरत उनके चेहरों से मास्क हटाती है और उन्हें एक पुराने से हॉल में ले जाती है जो किसी कोर्ट रूम जैसा दिखता है। वहां उनका लीडर जेनिफर और उसके दोस्तों पर अपने साथी को जान से मारने का आरोप लगाता है, लेकिन जेनिफर इन आरोपों को मानने से साफ इनकार कर देती है। लीडर फिर एक बार ठंडे लहजे में पूछता है, क्या सच में तुम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया? जेनिफर फिर से कहती है, नहीं। तभी एक दूसरा जंगली आदमी सामने आता है, वही जिसने एडम को हमला करते हुए देखा था। वो कहता है, मैं और मेरा साथी अपने जानवर पकड़ने वाले जाल का परीक्षण कर रहे थे। तभी गलती से हमारे जाल में एडम फंस गया। हमें लगा वो रास्ता भटक गया है, इसलिए हम उसे पहाड़ के पीछे छोड़ने जा रहे थे ताकि वो सुरक्षित जंगल से बाहर निकल सके। लेकिन उसने ही हमारे आदमी पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। ये सुनते ही पूरा माहौल भारी हो जाता है। लीडर बिना देर किए सबको गुनहगार ठहरा देता है और फिर एडम को वहीं सजा देने का फैसला किया जाता है जो उसने उनके आदमी के साथ की थी। लीडर एक लकड़ी लेता है और तब तक हमला करता है जब तक कि उसकी चीखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती। यह देखकर इन लोगों की रूह कांप जाती है। इसके बाद दोस्तों में से सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचते हैं, लुइस, डेरियस और जेनिफर। इनमें से लुइस अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है,
लेकिन जंगली लोग उसे पकड़ लेते हैं। सजा के तौर पर वे उसकी आंखों में गर्म सरिया डाल देते हैं और उसे हमेशा के लिए अंधा करके अंधेरी गुफा में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वो डैरियस को पकड़ लेते हैं और उसकी आंखों के साथ वही करने वाले होते हैं। तभी जेनिफर बीच में आ जाती है। वो घबराकर उन्हें रोकते हुए कहती है, डैरियस बहुत होशियार है, उसे घर बसाना आता है, बस्ती बनाना आता है, वो तुम लोगों के बहुत काम आ सकता है। जंगली लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर पूछते हैं, अगर वो काम का है तो तुम किस काम की हो? कुछ पल की खामोशी के बाद जेनिफर मजबूरी में जवाब देती है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं तुम्हारी कम्युनिटी के लिए बच्चा पैदा कर सकती हूँ, मैं लीडर पत्नी बन सकती हूँ। ये सुनकर लीडर सोच में पड़ जाता है। आखिरकार वो यह सौदा मंजूर करता है। वो दोनों से साफ कह देता है, अब से तुम हमेशा के लिए इसी कम्युनिटी का हिस्सा हो। अगर भागने की जरा सी भी कोशिश की तो उसी दिन मार दिए जाओगे। बेबस होकर जेनिफर और डारियस उनकी शर्त मान लेते हैं। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है। हम जेनिफर के पिता स्कॉट को देखते हैं अपनी बेटी को ढूंढने की जिद के साथ। वो उसी छोटे से टाउन में पहुंचता है, उसी होटल में जहां से जेनिफर का आखिरी फोन आया था। स्कॉट होटल की ओनर से पूछताछ करता है। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वो औरत धीरे से उसे एक डरावनी सच्चाई बताती है। जंगल के अंदर फाउंडेशन कम्युनिटी नाम की एक जनजाति रहती है। वो बताती है कि 1859 में गांव के 12 परिवार पहाड़ों की तरफ चले गए थे। वे लोग सभ्यता से दूर अपना खुद का राष्ट्र बनाना चाहते थे। तब से वे वहीं रहते हैं, दुनिया से कटे हुए, अपने नियमों के साथ। फिर वो गंभीर आवाज में कहती है, हो सकता है आपकी बेटी वहीं हो। स्कॉट पूछता है कि फिर उन कम्युनिटी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? जिस पर वो औरत कहती है, किसी को यकीन ही नहीं है कि वो कम्युनिटी अभी भी चल रही है, इसलिए हम गांव वाले उनके इलाके में नहीं जाते, क्योंकि जो भी उनके इलाके में गया है वो कभी वापस नहीं आया। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। होटल की ओनर उसकी मुलाकात एड नाम के एक आदमी से करवाती है। एड एक अनुभवी शिकारी था जो जंगल के रास्ते, जाल और खतरों को अच्छी तरह जानता है। कुछ पैसों और एहसान के बदले एड स्कॉट के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। एड अपने और एक साथी कूपर को बुला लेता और फिर यह तीनों अनजान खतरे की तरफ बढ़ पड़ते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक पिता की अपनी बेटी को वापस लाने की जंग। जंगल में आगे बढ़ते हुए स्कॉट और एड को हर तरफ खतरे के निशान दिखने लगते हैं। एड अपने अनुभव से स्कॉट को बार बार ट्रैप से बचाता है। दोनों किसी तरह उन जालों से बचते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन तभी एड का साथी कूपर अचानक चीख पड़ता है। स्कॉट और एड उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उनके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। तभी वो ट्रैप खुलकर नीचे गिरने लगता है। स्कॉट खतरा भांपकर तुरंत पीछे छलांग लगा देता है, लेकिन अगले ही सेकंड भारी लकड़ी और नुकीले लट्ठे सीधे एड और कूपर पर गिरते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब स्कॉट बिल्कुल अकेला था। जंगल फिर से खामोश हो जाता है। रात गहराने लगती है। इसके बावजूद वो अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक फाउंडेशन कम्युनिटी के लोग उसे पकड़कर सबके सामने लाते हैं। स्कॉट गुस्से और डर में हवा में गोली चलाता है। मेरी बेटी कहाँ है? जेनिफर कहाँ है? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। चारों तरफ सन्नाटा। और तभी एक तीर आकर सीधे उसके हाथ में लगता है। स्कॉट लड़खड़ाकर घुटनों पर गिर जाता है। कांपते हुए ऊपर देखता है। तीर चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी जेनिफर थी। तभी वहां कम्युनिटी का लीडर आता है और कहता है कि यह तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी बीवी है और तुमने हमारे इलाके में आने की गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी कल आंखें निकाल दी जाएगी। इसके बाद जंगली लोग स्कॉट को कोठरी में बंद कर देते हैं, जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। जेनिफर चुपचाप कोठरी का दरवाजा खोलती है और कहती है, शांत रहो, हमें यहाँ से भागना है। फिर वो धीरे से पूरी सच्चाई बताती है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर तीर चलाया था ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। स्कॉट समझ जाता है। फिर दोनों डैरियस के पास जाते हैं। जेनिफर कहती है, यही वो दिन था जिसका मैं इंतजार कर रही थी, चलो इस नर्क से भाग चलते हैं। लेकिन डैरियस मना कर देता है। वो कहता है, ये मेरे लोग हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, तुम दोनों जाओ। दरअसल डैरियस इन लोगों के बीच रहकर अपने होश खो चुका था, इसलिए जेनिफर को ना चाहते हुए भी उसे यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके बाद जब स्कॉट और जेनिफर वहां से निकल रहे होते हैं, तभी वही छोटी बच्ची अचानक उनके सामने आ जाती है। लेकिन इस बार वो उनकी मदद करती है। वो उन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखाती है, लेकिन वो रास्ता उस अंधेरी गुफा से होकर जाता था जहां अंधे लोगों को कैद किया गया है और वहीं पर लुइस मौजूद था। गुफा में कदम रखते ही उन्हें कई सारे अंधे लोग दिखाई देते हैं। वो लोग जो सालों से गायब थे, उनकी आंखें निकालकर उन्हें यहीं कैद कर दिया गया था। तभी
जेनिफर की नजर अपने दोस्त लुइस पर पड़ती है। वो घबरा जाती है और गन निकालकर उसे शूट कर देती है। वो नहीं चाहती कि उसका दोस्त इस नर्क में जिए, लेकिन इनके बाहर निकलते ही कम्युनिटी के लोग उन पर हमला कर देते हैं। मगर जेनिफर बिना डरे एक एक करके सबका मुकाबला करती है। पूरी ताकत और गुस्से के साथ वो सबको मौत के घाट उतार देती है। तभी अचानक वहां नेट आ जाता है और वो भी उनकी मदद करता है। नेट बताता है कि 6 साल पहले उसने भी अपना कोई करीबी इसी जंगल में खो दिया था। वही दर्द उसे स्कॉट की आंखों में दिखा। शायद यही वजह थी कि वो उसकी मदद करने यहाँ आया। इसके बाद स्कॉट और जेनिफर नेट के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन जाते जाते कम्युनिटी का लीडर उन्हें देख लेता है। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसके बाद कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है। स्काउट और जेनिफर सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में खुश नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब सब ठीक हो चुका है। लेकिन एक दिन अचानक उसी के घर वो लीडर पहुंच जाता है। दरअसल लीडर जेनिफर की सौतेली मां से झूठी पहचान बनाकर घर में घुस आया था। उसे देखते ही जेनिफर घबरा जाती है। लीडर उसे वापस ले जाने के लिए आया था, क्योंकि उसे जेनिफर के साथ उसका बच्चा भी चाहिए था, जिससे हमें पता चलता है कि जेनिफर प्रेग्नेंट थी। लेकिन जेनिफर उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है। यह सुनकर लीडर गुस्से से पागल हो जाता है और उसकी फैमिली को जान से मार देता है। तभी जेनिफर अचानक होश में आती है। दरअसल यह सब एक विजन था। लीडर ने अभी तक उसकी फैमिली को कुछ नहीं किया था, लेकिन अब जेनिफर बुरी तरह फंस चुकी थी, क्योंकि अगर वो लीडर के साथ वापस नहीं जाती तो वो उसी वक्त उसकी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार देता। मजबूर होकर जेनिफर उसके साथ निकल पड़ती है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जेनिफर को गाड़ी में बैठाकर ले जाया जा रहा होता है, लेकिन अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। एक जोरदार टक्कर के साथ गाड़ी रुक जाती है। फिर जेनिफर गाड़ी से बाहर निकलती है। उसने कम्युनिटी के लोगों के साथ लीडर को भी मार डाला था। इसके बाद जेनिफर उस छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाती है और इसी के साथ कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यकीन मानिए ये 2 वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएंगे। इनमें से किसी भी वीडियो पर क्लिक करके आप अभी देख सकते हो, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप क्रिएट करना तो बिल्कुल मत भूलना।